सुबह हो चुकी थी, लेकिन शिमला के घने जंगल के अंदर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पा रही थी। उसी जंगल में भैरवनाथ की गुफा थी। भैरवनाथ के मरने के बाद से वो गुफा खाली रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से किसी ने उसे अपना ठिकाना बना लिया था। उस अंधेरे गुफा के अंदर तमस बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर एक साथ दिखाई दे रहा था। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ, तुम इतने बेचैन क्यों हो? उस आवाज को सुनकर तमस की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो डरते हुए पीछे पलटता है। वो देखता है कि उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसने उसे युवराज की कैद से आजाद किया था। औरत तमस की तरफ बढ़ते हुए कहती, क्या हुआ, तुम मुझसे डर रहे हो? तमस अपने डर को छुपाते हुए कहता है, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं उस लड़की को खत्म कर दूंगा। मैं आज ही उसे मार देता, लेकिन वो युवराज फिर से वहां आ गया। युवराज का नाम लेते हुए तमस के चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगते हैं। वो औरत एक स्माइल के साथ तमस की तरफ बढ़ते हुए कहती, वैसे मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये काम किसने दिया है, और सच कहूं तो मैं इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहती थी। लेकिन ये कहते हुए औरत खामोश हो जाती और तमस को एक टक देखने लगती है। तमस घबराते हुए कहता, ललन लेकिन क्या? वो औरत सीरियस होकर कहती है, मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं। तमस अपने कदम पीछे लेते हुए कहता, नहीं माया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तमस के माया कहते ही उस औरत के चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगते हैं। वो गुस्से से तमस को घूरते हुए कहती है, उनके अलावा कोई मेरा नाम ले, ये भी मुझे पसंद नहीं। माया के ऐसा कहते ही तमस अपनी जगह पर रुक जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां फ्रीज हो गया हो। अब उसके चेहरे पर डर के भाव आने लगे थे। माया तमस के सामने आकर रुक जाती है। तमस के सामने माया बिल्कुल छोटी सी दिख रही थी, लेकिन अपने सामने माया को देखकर तमस घबराया हुआ था। तमस माया से कहता है, आपने मुझे बचाया क्यों? अगर मुझे मारना ही था तो उनके हाथों मरने देती। माया उसकी आंखों में देखकर कहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम फिर से जिंदा पकड़े जाओ। ये कहते ही माया हवा में 1 फीट ऊपर उड़ जाती है और उसका चेहरा तमस के चेहरे के बिल्कुल सामने आ जाता है। तमस का शरीर अब डर से कांपने लगा था। माया एक स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। तमस नाम में अपना सर हिलाने की कोशिश करता, लेकिन हिला नहीं पाता। माया तमस के चेहरे पर अपना हाथ फिराने लगती है। माया के ऐसा करते ही तमस की चीख निकल जाती है और अगले ही पल उसका पूरा शरीर राख में बदलकर जमीन पर गिर जाता है। इधर सुहानी अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। युवराज वहां सारे सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी टाइट करने के इंस्ट्रक्शन दे रहा था। आज पहली बार हुआ था कि युवराज को खुद ऐसा करना पड़ रहा था। वो अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। सुहानी गौर से ये सब देख रही थी। उसे युवराज की आंखों से ही समझ आ रहा था कि वो इस वक्त कितना परेशान है। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो वो करने जा रही है वो सही है भी या कि नहीं, लेकिन उसे अब सच का पता लगाना ही था। सुहानी को अब ऐसा लगने लगा था कि सिर्फ वो अघोरी ही नहीं बल्कि और भी किसी ने उसकी याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की है, और इसका पता लगाना उसके लिए बेहद जरूरी था। उसे अब किसी भी तरह युवराज से बचकर अकेले सिंघानिया मेंशन जाना था। सुहानी इसी सोच में कहीं खो जाती है। कुछ देर के बाद उसके रूम के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। सुहानी को समझने में देर नहीं लगती कि वहां युवराज है। युवराज रूम के अंदर आकर एक नजर सुहानी को देखता है जो उसे ही देख रही थी, और फिर काउच पर आकर लेट जाता है। युवराज को इस तरह परेशान देखकर सुहानी को बहुत बुरा लग रहा था। वो चाहे कितना भी युवराज से नाराज हो, लेकिन उसे पता था कि आज भी वो और उसके दोस्त युवराज की वजह से ही जिंदा है। काउच पर लेटकर युवराज जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, उसे कुछ वक्त पहले की बात याद आती है जब युवराज सुहानी को डांट रहा था। उसकी आंखों के सामने सुहानी का उदास चेहरा आने लगता है। युवराज को एहसास होता है कि उसने एक बार भी सुहानी की प्रॉब्लम जानने की कोशिश भी नहीं की। वो बस सुहानी को प्रोटेक्ट करने में ही लगा था। युवराज काउच से उठकर खिड़की की तरफ बढ़ता है जहां सुहानी खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। युवराज सुहानी के पास आकर कहता, तुमसे कुछ बात करनी थी। सुहानी बाहर देखती हुई उदासी के साथ कहते, मैं जानती हूँ गलती मेरी थी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ। आई एम सॉरी। आगे से मैं अपनी वजह से किसी की भी जान खतरे में नहीं डालूंगी। ये सब युवराज के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। सुहानी को इस तरह देखकर उसे भी तकलीफ हो रही थी। युवराज अपने इमोशंस को संभालते हुए कहता, बात सिर्फ दूसरों के जान की नहीं है, तुम्हारी भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाए। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी नम आंखों से एक नजर उसे देखती है और फिर सामने देखने लगती है।
युवराज सुहानी के दोनों कंधों को पकड़कर उसको अपनी तरफ करते हुए कहता, सुहानी मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती, अभी मुझे एक चीज की सख्त जरूरत है, क्या आप दोगे? युवराज बिना कुछ सोचे कहता, हाँ बोलो। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी उसे जोर से हक कर लेती है। उसे इस वक्त इसी की जरूरत थी। सुहानी के ऐसा करते ही युवराज हैरान रह जाता है और उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। कुछ देर के बाद सुहानी युवराज से अलग होकर कहती है, मुझे कुछ पता करना है और उसके लिए मुझे सिंघानिया मेंशन जाना होगा, क्या आप मेरे साथ चलोगे? सिंघानिया मेंशन का नाम सुनते ही युवराज के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन आ जाते हैं और उसकी आंखों के सामने वो सीन चलने लगता है जब 1 साल पहले वो सिंघानिया मेंशन गया था। युवराज फौरन करता, नहीं तुम वहां दोबारा नहीं जाओगी। सुहानी परेशान होकर कहती, लेकिन क्यों युवराज सर? युवराज थोड़े गुस्से में कहता, सुहानी एक बात अच्छे से समझ लो, वो जगह बहुत खतरनाक है। अगर तुम खुद को और बाकी को लोगों को जिंदा देखना चाहती हो तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये कहकर युवराज वॉशरूम के अंदर चला जाता है। रात का वक्त था। निशा, सुहानी और विवेक के रूम में ही बैठे थे, दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन सुहानी खामोश बैठी थी। निशा एक्साइटेड होकर कहती, यार कितनी एक्साइटिंग है ना, एक सुपर विलेन खुद मुझे मारने आया था। मुझे लगता है कि उस साया की साधना भंग करके मैं उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गई हूँ। निशा की बात सुनकर विवेक उसे इस तरह से देखने लगता है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ उसके सामने बैठी हो। विवेक निशा को ताना मारते हुए कहता, हाँ तुम्हारी एक्साइटमेंट तो आज सुबह दिख रही थी, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, जब वो मॉन्स्टर सामने खड़ा था तब क्या हुआ था तुम्हें? निशा विवेक की बातों से चिढ़कर कहती है, तुम तो कुछ मत ही कहो, भैरवनाथ के सारे पावर्स होने के बाद भी तुम उसका कुछ नहीं कर पाए। मुझे देखो, मैंने और सुहानी ने बिना किसी पावर के उसे घायल करके जमीन पर गिरा दिया था। तुम्हारी जगह अगर मेरे पास भैरवनाथ के पावर्स होते ना तो मॉन्स्टर क्या 1 मिनट में मैं उस साये को ही खत्म कर देती। पता नहीं बाबा ने तुम में क्या देखा कि उन्होंने तुम्हें चुन लिया। विवेक निशा को चिढ़ाते हुए कहता, हाँ बिल्कुल, अगर सिर्फ बोलने से ही वो साया खत्म हो जाता तो सबसे पहले तुमने ही उसे खत्म कर दिया होता। विवेक की बात सुनकर निशा को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो विवेक के पास कुछ कहने ही वाली होती तभी उसकी नजर सुहानी पर जाती है। सुहानी को देखते ही निशा समझ जाती है कि इस वक्त वो बेहद उदास है। निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती, सुहानी तू ठीक तो है ना? सुहानी झूठी स्माइल के साथ कहती, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? निशा सुहानी की आंखों में देखते हुए कहती, तू रो रही है? सुहानी अपने आंखों के किनारे को साफ करते हुए कहती है, नहीं तो। निशा अपनी बात पर जोर देकर कहती, देख सुहानी, हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, तो अब तू ऐसा करने की सोच भी मत। चल बता क्या बात है? विवेक भी सुहानी पर दबाव डालकर कहता, हाँ सुहानी बताओ ना क्या हुआ? सुहानी दुखी होकर कहती, आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से विवेक की ये हालत हो गई। हर बार मेरे कारण ही तुम दोनों भी खतरे में पड़ जाते हो। निशा सुहानी पर शक करते हुए कहती, और आज ये बात कहाँ से आ गई? युवराज सर ने तुझसे क्या कहा? विवेक भी सवालिया नजरों से सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी निशा की बात को टालते हुए कहती, अरे नहीं युवराज सर मुझसे ऐसा क्यों कहेंगे? इससे पहले निशा कुछ कह पाती सुहानी आगे कहती, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर सुहानी विवेक के रूम से बाहर चली जाती है। विवेक हैरानी से सुहानी को ही देख रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुहानी अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही है। विवेक कंफ्यूज होकर निशा से कहता, इसे क्या हुआ? निशा गुस्से में कहती है, जरूर युवराज सर ने इससे कुछ कहा होगा। अपना रिलेशन तो वो खुद खराब कर चुके हैं और हम अब हमारी दोस्ती के पीछे पड़े हैं। निशा युवराज और सुहानी के बीच कभी नहीं आती थी, इसलिए उसे युवराज का उनकी दोस्ती के बीच आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर सुहानी विवेक के रूम से युवराज के रूम में आ जाती है। युवराज काउच पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सुहानी एक नजर युवराज को देखकर अपने बेड पर आकर बैठ जाती। इस वक्त सुहानी के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि वो इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच से दीवान बिला से बाहर कैसे जाए। सुहानी इसी सोच में इतनी डूबी थी कि उसे एहसास भी नहीं हो रहा था कि युवराज की नजर बीच बीच में सुहानी को ही देख रही थी। युवराज लैपटॉप की ओर देखते हुए कहता है, इस बार तुम कितनी भी कोशिश कर लो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। युवराज की बात सुनकर सुहानी हैरानी से उसे देखने लगती है। सुहानी मन ही मन खुद से कहती, सुहानी खुद से इतना ही कह पाती तभी युवराज कहता, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मैं मन की बात नहीं सुन सकता। सुहानी युवराज को घूरते हुए कहती, आप झूठ बोल रहे हो। युवराज अपना लैपटॉप बंद करके सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज सुहानी के पास आकर बैठते हुए कहता, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
सुहानी चिढ़ते हुए कहती, अगर आप झूठ नहीं बोल रहे तो आपको कैसे पता कि मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हूँ। सुहानी के ऐसा कहते युवराज अपने आईब्रोज उठाकर उसे देखने लगता है। सुहानी को एहसास होता है कि जल्दी जल्दी में उसने अपना प्लान ही युवराज के सामने कह दिया। सुहानी बात को बदलते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाकर अपने काउच पर सो जाइए। युवराज कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अब इस बेड पर ही सोऊंगा। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी अपनी आंखें छोटी करके अपने मन में कहती, अब युवराज सर मुझे काउच पर सोने के लिए ही कह रहे हैं। युवराज कहता, नहीं, तुम भी इसी बेड पर सोओगी। सुहानी चिढ़कर कहती, मुझे नहीं सोना आपके साथ एक ही बेड पर। ये कहकर सुहानी बेड से उठकर काउच की तरफ बढ़ने लगती है। सुहानी एक ही कदम आगे बढ़ा पाती तभी युवराज उसका हाथ पकड़ लेता और उसके हाथ में कुछ पहना देता है। सुहानी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो हैरान रह जाती है। वो देखती है कि युवराज ने उसके हाथ में हथकड़ी लगा दिया था। ये देखकर सुहानी हैरानी से कहती, युवराज सर आप मुझे अरेस्ट क्यों करवा रहे हैं। युवराज सुहानी का हाथ खींचकर उसे बेड पर बिठा देता और हथकड़ी का दूसरा सिरा वो अपने हाथ में लगा लेता है। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि युवराज आखिर कर क्या रहा है। सुहानी परेशान होकर कहती, युवराज सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। युवराज हथकड़ी लॉक करते हुए कहता, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, उसी तरह अब मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं है। अब हर रात तुम्हें इसी तरह से सोना होगा। ये कहकर युवराज बेड पर लेट जाता है। युवराज के लेटते ही सुहानी भी बेड पर गिर जाती है। सुहानी युवराज को वार्निंग देते हुए कहती, युवराज सर आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। युवराज उन दोनों के बीच एक पिलो रखते हुए कहता, हो सकता है, लेकिन अब तुमने मेरे सामने और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, तो अब भुगतो। ये कहकर युवराज रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है। युवराज ने सुहानी के रात को भागकर सिंघानिया मेंसर जाने का प्लान ही फेल कर दिया था। कुछ देर के बाद युवराज और सुहानी दोनों को नींद आ जाती है। सुहानी को आज फिर से वही सपना आता है। वो देखती है कि वो रात को आराम से बेड पर सो रही थी और तभी उसकी आंखें खुल जाती है। आंखें खुलते ही सुहानी को सीलिंग से कोई चीज बाहर आती हुई दिखाई देती है और कुछ ही पलों में वो चीज सुहानी के ठीक ऊपर आ जाती है। ये देखते ही सुहानी चीख कर उठकर बैठ जाती है। सुहानी देखती है कि वो 5 साल की है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ अवंतिका भी नींद से जाग जाती है। इस वक्त महेश सक्सेना उस रूम में नहीं थे। नींद से जागकर सुहानी रोने लगती है। वो उस सपने को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। अवंतिका सुहानी को अपनी बाहों में लेकर उसे चुप कराते हुए कहती है, सीवी बेटा कुछ नहीं हुआ, वो बस अपना एक बुरा सपना था। सुहानी रोते हुए कहती, नहीं मम्मी, हर रात मुझे यही बुरा सपना क्यों आता है। अवंतिका सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद सुहानी देखती है कि वो बेड पर बैठी खेल रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और अवंतिका कमरे के अंदर आ जाती है। अवंतिका की हालत इस वक्त काफी खराब लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी साड़ी फटी हुई थी और उसकी पूरी बॉडी जगह जगह पर चोट के निशान थे। अवंतिका बहुत घबराई हुई लग रही थी। जैसे कि वो सुहानी के पास आती है। सुहानी उसे देखकर कहती, मम्मी आपको क्या हुआ है। अवंतिका सुहानी को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है और कुछ देर के बाद उससे अलग होकर कहती, सीवी मेरा बच्चा, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो अब मुझ पर हावी होने लगी है और मेरे पास अब ज्यादा वक्त भी नहीं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन अभी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसीलिए ये डायरी पकड़ो। ये कहकर अवंतिका अपनी साड़ी के अंदर से एक डायरी निकालकर सुहानी को पकड़ा देती है। अवंतिका आगे कहती, बेटा जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, जैसे मेरे मन में आते हैं। उनमें से कुछ का जवाब तुम्हें इस डायरी में मिल जाएगा और बाकी का तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। जैसे ही अवंतिका ये कहती है, उस रूम का दरवाजा खुल जाता है और बाहर से महेश और कुछ लोग आकर अवंतिका को अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं अवंतिका सुहानी को नुकसान ना पहुंचा दे। ये देखते ही सुहानी की नींद अब खुल जाती है। आंखें खोलते ही सुहानी की नजर कमरे के सीलिंग पर जाती, लेकिन आज उसे वहां वो चीज दिखाई नहीं देती। इसके बाद सुहानी युवराज को देखती है, जो उसका हाथ पकड़कर गहरी नींद में सो रहा था। सुहानी युवराज को देखते हुए अपने मन में कहती है, मैं रात को यहाँ से भाग नहीं सकती, मुझे वहां दिन में ही जाना पड़ेगा। मुझे कल सिंघानिया मेंशन में जाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। वो डायरी मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। सुबह के 5 बज रहे थे। युवराज की नींद खुल जाती है। आंखें खोलते युवराज की नजर पिलो के दूसरी तरफ सोई सुहानी पर जाती है। युवराज देखता है कि सुहानी गहरी नींद में सो रही थी और उसके चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे। युवराज अपना हाथ बढ़ाकर सुहानी के चेहरे से उसके बाल हटाकर उसे देखने लगता है। नींद में भी सुहानी के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई दे रहे थे। इसके बाद युवराज की नजर सुहानी के हाथ पर जाती है, जिस पर
युवराज ने हथकड़ी लगा रखा था। हथकड़ी की वजह से सुहानी के हाथ पर लाल निशान पड़ गए थे। ये देखकर युवराज को बेहद तकलीफ हो रही थी। युवराज अपने और सुहानी के हाथ से वो हथकड़ी निकाल देता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी सुहानी, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत है, लेकिन मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी जीत को कैसे हैंडल करूं। तुम जानबूझकर बार बार अपनी जान खतरे में डाल रही हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं इतने साल तुमसे दूर था, लेकिन अब लगता जैसे तुम्हें खुद से दूर करके मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। लेकिन अब जो भी हो, मैं तुम्हें उस खतरे की तरफ नहीं बढ़ने दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूंगा। युवराज ये अभी सोच ही रहा था, तभी सुहानी की बॉडी में हलचल होने लगती है। ये देखते ही युवराज सुहानी का हाथ छोड़ देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में सुहानी की नींद खुल जाती है और वो उठकर रूम की लाइट्स ऑन कर देती है। लाइट्स ऑन करते ही सुहानी की नजर युवराज के चेहरे पर जाती है। सुहानी युवराज को देखकर अपना मुंह बनाते हुए कहती, देखो मेरी नींद हराम करके कितने आराम से सो रहे हैं। इनको मुझसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन मैं कब से बस ये पूछ रही हूँ कि इन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया और ये बता नहीं रहे हैं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे इनका पहले से किसी के साथ चक्कर रहा होगा। जब पता चला कि मैं मृदुला को मार सकती हूँ तो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, और जब इनका काम हो गया तो मुझे छोड़कर पहले वाली के पास चले गए होंगे। युवराज आंखें बंद किए हुए कहता है, अच्छा। सुहानी आगे फ्लो में कहती जाती है, और क्या, मुझे तो इनके लक्षण पहले ही समझ जाने चाहिए थे। वो सानिया बजाज। ये कहते हुए सुहानी अचानक से चुप हो जाती है और आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। युवराज ने अब तक अपनी आंखें खोल ली थी और वो एकटक सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी अपनी आंखें छोटी करके युवराज से कहती, आपने फिर से मेरे मन की बात सुन ली ना। युवराज उठकर बैठ जाता और सुहानी से कहता, ये बातें तुम अपने मन में नहीं बल्कि जोर जोर से अपने मुंह से कह रही थी। ये सुनते ही सुहानी के एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। सुहानी को लग रहा था जैसे ये सारी बातें वो अपने मन में कह रही थी। युवराज सुहानी को घूरते हुए कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सुहानी एक फेक स्माइल के साथ कहती, हो भी सकता है, आपका क्या भरोसा, मुझे अपने प्यार में फंसाकर किसी और के पास चले गए होंगे। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज को गुस्सा आ जाता है और वो चिढ़कर कहता है, मैंने तुम्हें नहीं फंसाया है। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था और हमारी शादी खुद मेरे लिए ही सरप्राइज थी। ये कहते युवराज खामोश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जो उसने अभी अभी कहा वो उसे नहीं कहना चाहिए था। युवराज फौरन सुहानी से अपनी नजरें फेर लेता है। सुहानी बिना किसी भाव के युवराज को ही देख रही थी। सुहानी युवराज से कहती, इसका मतलब आपको सब कुछ याद है और आपने मेरे साथ जानबूझकर ऐसा किया। युवराज सुहानी की बात का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी गुस्से से युवराज को देखते हुए कहती, युवराज सर, काश सच में किसी ने आप पर वशीकरण ही किया होता, तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो रही होती। ये कहकर सुहानी उठकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सुहानी निशा और विवेक के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी उन्हें पीछे से युवराज की आवाज सुनाई देती, स्टॉप। युवराज की आवाज सुनकर वो तीनों वहीं रुक जाते हैं और तुरंत पीछे मुड़ते हैं। युवराज सुहानी को देखकर कहता है, तुम मेरे साथ चलोगी। इसके बाद वो निशा और विवेक को देखकर कहता, और तुम दोनों के साथ हर वक्त बॉडीगार्ड्स रहेंगे। युवराज की बात सुनकर सुहानी, निशा और विवेक एक साथ लगभग चीखते हुए कहते हैं, लेकिन क्यों? युवराज सीरियस होकर कहता, क्योंकि तुम सबको सुसाइड करने का कुछ ज्यादा ही शौक है और मैं नहीं चाहता कि तुम सब फिर से किसी मुसीबत में पड़ो और मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम लोगों को ढूंढता फिरूं। युवराज की बात सुनकर वो तीनों खामोश रहते हैं। वो युवराज से कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि आज वो तीनों उसकी और समारा की वजह से ही जिंदा थे। युवराज अपने कार की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी निशा और विवेक से कहती है, आज की सारी मीटिंग्स ऑनलाइन कर देना। निशा और विवेक हाँ में अपना सर हिला देते हैं और सुहानी वहां से चली जाती है। शाम हो चुकी थी। सुहानी युवराज के ऑफिस में बैठे अपना काम कर रही थी। युवराज ने अपने ऑफिस में सुहानी के काम करने का सारा अरेंजमेंट पहले से करा लिया था। काम करते हुए सुहानी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो कैसे युवराज से बचकर यहाँ से बाहर निकल जाए। कुछ सोचकर सुहानी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और वहां से बाहर जाने लगती है। ये देखकर युवराज कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? सुहानी युवराज की तरफ पलटकर कहती है, मैं वो। सुहानी इतना ही कह पाई थी तभी युवराज कहता, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती। इस पर सुहानी सरकास्टिक वे में कहती, मैं वॉशरूम जा रही हूँ तो चलिए साथ में।
सुहानी की बात सुनकर युवराज थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और वो सुहानी से नजरें हटाकर ऑफिस का फोन उठाकर कहता है, नताशा को अंदर भेजो। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, अब नताशा कौन है? सुहानी ये सोच ही रही होती है, तभी कोई युवराज के ऑफिस डोर पर नॉक करता है। युवराज कहता, कम इन। सुहानी भी क्यूरियस होकर दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। बाहर से 6 फीट लंबी एक लड़की अंदर आती है। उसके अंदर आते ही युवराज सुहानी की तरफ इशारा करके उससे कहता है, इसके साथ जाओ और ध्यान रहे कि ये भाग ना पाए। सुहानी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती, युवराज सर, दिस इज टू मच। आप वॉशरूम में भी मेरे पीछे गार्ड लगा रहे हैं। युवराज कहता, तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, और हाँ, इसके सामने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश मत करना। जो तुमने 3 सालों में सीखा है ना, उससे कहीं ज्यादा ये पिछले 20 सालों से करती आ रही है। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी नताशा को ऊपर से नीचे देखती और उससे देखती रह जाती है। नताशा किसी बॉडी बिल्डर की तरह लग रही थी। नताशा सुहानी को देखकर कहती है, मैम चलें? नताशा को देखकर सुहानी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो बस अपना सर हिला देती है और युवराज को कोसते हुए वहां से चली जाती है। युवराज को भी सुहानी के साथ ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि सुहानी उसके बस एक गलती का इंतजार कर रही थी, जिससे वो वहां से भाग जाए। सुहानी और नताशा वॉशरूम के अंदर आ जाते। सुहानी एक नजर वॉशरूम को देखती है, वहां उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। ये देखकर सुहानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो फौरन नताशा की तरफ देखती है। नताशा को देखकर सुहानी अपने मन में कहती है, अब इसे कैसे टैकल करूं? ये सोचते ही सुहानी एक कदम आगे बढ़ाती और अपने पैर मुड़ने का नाटक करते हुए कहती, आउच। सुहानी अपना पैर पकड़कर वहीं पर बैठ जाती। ये देखकर नताशा भी नीचे झुककर कहती, मैम व्हाट्स हैपेंड, आर यू ओके? सुहानी दर्द से कराहते हुए कहती, नो आई एम नॉट ओके, मुझे लगता है कि मेरे पैर में मोच आ गई है। ये सुनकर नताशा भी नीचे बैठ जाती और सुहानी का पैर अपने हाथ में लेते हुए कहती, मैम आप ये बताइए कि आपको दर्द कहाँ पर हो रहा है? सुहानी देखती है कि नताशा का ध्यान उसके पैर पर था। ये देखकर फौरन सुहानी अपने राइट हैंड की 2 उंगलियां एक स्पेसिफिक तरीके से नताशा के गले पर रखकर मूव कर देती है। सुहानी के ऐसा करते ही नताशा वहीं बेहोश हो जाती है। नताशा के बेहोश होते ही सुहानी उछलकर खड़ी हो जाती है और एक स्माइल के साथ कहते, लगता है युवराज सर अभी भी मुझे 3 साल पुरानी वाली सुहानी समझते हैं। इसके बाद सुहानी जमीन पर बेहोश पड़ी नताशा को देखते हुए कहती है, 20 साल की प्रैक्टिस? युवराज सर ने बागी नहीं देखा होगा। टाइगर श्रॉफ ने कहा था, गधे और घोड़े में फर्क होता है। ये कहकर सुहानी वॉशरूम की खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाती है। कुछ ही देर के बाद सुहानी सिंघानिया मेंशन के ठीक सामने खड़ी थी। शाम हो चुकी थी, इसलिए आसपास अंधेरा होने लगा था। सुहानी अपने पॉकेट से एक छोटा सा टॉर्च बाहर निकालकर सिंघानिया मेंशन के अंदर चली जाती है। सिंघानिया मेंशन पहले के जैसे अभी भी किसी खंडहर की तरह ही दिख रहा था। सुहानी बंगले के दरवाजे के पास आकर रुक जाती है। उस बंगले का बड़ा सा दरवाजा बंद था। सुहानी थोड़ा डरते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाती और दरवाजा पीछे की तरफ धकेल देती है। सुहानी के ऐसा करने पर वो दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुल जाता है। दरवाजे की आवाज सुनते ही डर से सुहानी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज उसे निशा और विवेक की बेहद याद आ रही थी। आज पहली बार वो उन दोनों के बिना किसी काम के लिए गई थी। सुहानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस बंगले के अंदर जाने लगती है। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। सुहानी के हाथ में रखा वो टॉर्च साइज में तो छोटा था, लेकिन उससे बंगले के अंदर काफी ज्यादा रोशनी हो रही थी। कुछ ही पल में सुहानी बंगले के लिविंग एरिया तक आ जाती। वो टॉर्च की रोशनी से अपने बंगले के अंदर को बड़े गौर से देख रही थी। कई सालों से बंद होने की वजह से वहां हर जगह धूल और मकड़ी का जाल फैला हुआ था। सुहानी अंदर तो आ गई थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। वो अपने दिमाग पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश करती, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी सुहानी की वो डायरी की याद आती जिसे उसकी मम्मी ने उसे दिया था। ये सोचते हुए सुहानी खुद से कहती है, मम्मी ने जब वो डायरी मुझे दिया था तब मैं किसी रूम में थी। इसका मतलब मुझे उस वक्त के उस बेडरूम को ढूंढना होगा। ये कहते ही सुहानी एक एक करके ग्राउंड फ्लोर के सभी रूम्स को चेक करने का डिसीजन लेती है। सुहानी बंगले के एक सिरे के कमरे से शुरू करती है। उस कमरे के अंदर जाकर सुहानी वहां की दीवारों को बड़े गौर से देखने लगती है। वो कमरा पूरी तरह से खाली था और उसके दीवारों पर भी कोई तस्वीर नहीं लगी थी। ये देखकर सुहानी खुद से कहती है, मैंने सपने में जो रूम देखा था उसकी दीवार पर मेरे बचपन की एक बड़ी सी तस्वीर थी। इसका मतलब ये मेरा रूम नहीं है। सुहानी उस रूम से अब बाहर आ जाती है। इसी तरह से सुहानी बाकी के 2 कमरों को भी चेक करती, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद सुहानी अगले कमरे की तरफ बढ़ती जाती है।
वो देखती है कि उस कमरे के बाहर एक लाल धागा लगा हुआ था। उस धागे को देखकर सुहानी कहती है, ये धागा कैसा है? क्या मुझे इस कमरे के अंदर जाना चाहिए? सुहानी कमरे के बाहर उस धागे को देखकर थोड़ा डरने लगती है। कुछ देर के बाद सुहानी आगे कहती, नहीं, वैसे ही यहाँ बहुत खतरा है, मुझे और कोई गड़बड़ नहीं करना। अगर पूरे घर में कुछ नहीं मिला तो मैं लास्ट में इस रूम को चेक करूंगी। ये कहकर जैसे ही सुहानी आगे बढ़ती है, उसका हाथ थोड़ा पीछे चला जाता है। सुहानी की घड़ी उस धागे में फंस जाती है और वो धागा सुहानी के साथ आगे चला जाता है। सुहानी काफी जल्दी में और डरी हुई थी, इसलिए उसे इस बात का एहसास नहीं होता। इसके बाद सुहानी फिर से एक कमरे के अंदर जाती है। अंदर जाकर जैसे ही वो टॉर्च सामने फोकस करती है, उसे दीवार पर उसके बचपन की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है, जिसे उसे सपने में दिखाई दिया था। उस तस्वीर को देखते ही सुहानी कुछ देर के लिए वहीं फ्रीज हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सपना इस हद तक सच हो सकता था। इसके बाद वो टॉर्च से पूरे कमरे को देखने लगती है। उस जगह को देखकर सुहानी को तो कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसे वो जगह काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। ये सब देखकर सुहानी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि जो मौका आज उसे हाथ लगा है वो उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और उस डायरी को ढूंढने लगती है, जिसे अवंतिका ने उसे कई साल पहले दिया था। कुछ ही देर में सुहानी वो पूरा कमरा छान लेती, लेकिन उसे वो डायरी कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो इरिटेट होकर उस कमरे से बाहर जाने लगती। जैसे ही सुहानी उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है, उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। सुहानी के दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो फौरन बेड की तरफ बढ़ जाती है। सुहानी बेड के सिरहाने के पास जाती है और वहां मैट्रेस को उठाकर उसके नीचे देखती है। मैट्रेस के ठीक नीचे वही डायरी रखी हुई थी। उस डायरी को देखकर हैरानी से सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पता चला कि वो डायरी वहीं पर है। सुहानी फौरन वो डायरी अपने हाथ में ले लेती और टॉर्च की रोशनी से उसे देखने लगती है। फाइनली सुहानी को अब वो मिल गया था जिसके लिए वो इतना खतरा उठाकर सिंघानिया मेंशन आई थी। सुहानी क्यूरियस होकर उस डायरी को ओपन करती है। डायरी के फर्स्ट पेज में महेश, अवंतिका और सुहानी की एक फैमिली फोटो थी। उस तस्वीर को देखते ही सुहानी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। सुहानी ने आज पहली बार अपनी कोई फैमिली फोटो देखी थी। सुहानी इस फोटो को देख ही रही थी, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने लगती है। वो किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज थी। वो आवाज सुनकर सुहानी के मन का डर, जिसे उसने अब तक कंट्रोल करके रखा था, वो बढ़ने लगता है। आवाज सुहानी के ठीक सामने से आ रही थी। सुहानी टॉर्च सामने फोकस करके वहां देखने लगती है। सामने कुछ भी नहीं था, बस एक दीवार थी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगती है। सुहानी उस दीवार को गौर से देखते हुए कहती है, ये आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन डर के मारे सुहानी आगे कुछ नहीं कह पाती। तभी वो देखती है कि उस दीवार से किसी का पैर बाहर आने लगता है। सामने का सीन देखकर डर से सुहानी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो इस वक्त जोर से चीखना तो चाह रही थी, लेकिन उससे ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। सुहानी के पैर उसी जगह पर जम गए थे और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में उस दीवार से दूसरा पैर बाहर आ जाता है और अगले ही पल सर के साथ वो चीज बाहर आ जाती है, जिसे सुहानी ने अपने सपने में देखा था। वो चीज सुहानी से कुछ ही दूर खड़ी थी और सुहानी डर से कांपते हुए बस उसे ही देख रही थी। अगले ही पल वो चीज हवा की स्पीड से सुहानी की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा होते ही सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथ से अपना चेहरा ढक लेती है। सुहानी अब बहुत ज्यादा डर गई थी। कुछ देर तक सुहानी बिल्कुल उसी तरह से खड़ी रहती और फिर अपने चेहरे से अपना हाथ हटाकर धीरे धीरे आंखें खोलती है। सुहानी के आंखें खोलने के तुरंत बाद उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। अब सुहानी जोर से चीखते हुए पीछे मुड़ जाती है। पीछे मुड़ते ही वो देखती है कि वहाँ एक लड़का खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। सुहानी डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? व्यूअर्स, अगर कहानी पसंद आ रही हो तो आगे के एपिसोड्स के लिए जरूर कमेंट करें और ये भी बताएं कि आप मेरी कहानियों को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।